दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में कल बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार में जा रही एक स्कॉर्पियो अचानक पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी में सवार 9 लोगों की स्पॉट पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। दरअसल ये दर्दनाक एक्सीडेंट पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल के अनगर ओपी के कंजिया मिडिल स्कूल के पास हुआ है, जहाँ किशनगंज जिला के नुनिया गाँव के रहने वाले सभी लोग रिश्ता करके खपरा ताराबाड़ी से अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रफ्तार में चल रही गाड़ी से ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और कार पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। मामले की जानकारी देते हुए बैसी एसडीएम कुमारी तौसा ने बताया है कि यह हादसा शुक्रवार से शनिवार के दरमियान रात 2 बजे से 2:30 बजे के बीच है। पानी से भरे गड्ढे में गिरे अब तक 9 लोगों के शव बरामद किया गया है, जबकि 2 लोग जिंदा निकल गए हैं। जहां उन्होंने बताया है कि गाड़ी की तेज रफ्तार रही होगी, जिसके चलते मोड़ आने पर चालक कार को संभाल नहीं सका और अनियंत्रित होने के कारण यह एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही स्नातक पास 2.25 लाख छात्रों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने वाली है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में छात्रों के लंबित पड़े आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए कहा है। पोर्टल पर अपलोड के सत्यापन के बाद छात्रों के खाते में 50-50 हजार रुपये भेज दिए जाएंगे। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा पास कर चुकी करीब 2 लाख छात्र छात्राओं के आवेदन जांच के लिए लंबित पड़े हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले भाजपा की महिला प्रवक्ता नुपुर शर्मा का विरोध थम नहीं रहा है। जब पिछले दिनों भाजपा ने उसे निलंबित कर दिया, वही देश भर में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि इस्लामिक अनुयायी चाहते हैं कि उसकी जल्द गिरफ्तारी हो। इसके अलावा मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है। जब बोर्ड की ओर से इस्लामिक विद्वानों और मौलवियों से टीवी शो से दूर रहने की अपील की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB की ओर से कहा गया है कि इस्लामिक विद्वान टीवी डिबेट से दूर रहे, जिसका एकमात्र मकसद मुसलमानों का अपमान करना और इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का मजाक बनाना है। बयान में कहा गया है कि टीआरपी जुटाने के लिए टीवी चैनलों को अपनी बहस में मुस्लिम चेहरों की आवश्यकता होती है, जहां कम जानकारियों के कारण हमारे इस्लामी विद्वान और बुद्धिजीवी इस तरह के एजेंडे का शिकार हो जाते हैं। अगर हम ऐसे कार्यक्रमों को और फिर शो का बहिष्कार करते हैं तो फिर न केवल उनकी टीआरपी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, बल्कि इन बहसों के माध्यम से हासिल होने वाले उद्देश्य को भी विफल करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि शनिवार का दिन बिहार के लिए हादसे का दिन साबित हुआ, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 20 लोगों की जान चली गई। जब पूर्णिया में भीषण सड़क हादसे में जहां 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पटना के दानापुर में 3 लोगों की जान चली गई। इधर जहानाबाद में कार और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बांका में सड़क हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई। अररिया में भी बारात जा रहे दूल्हे के भाई समेत 3 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वहीं शेखपुरा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि जमुई में ई रिक्शा पलटने से 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जब पूर्णिया में 9 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताया है और पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली, गुजरात, नेपाल और दुबई में मदरसे में पढ़ाने के बहाने बच्चों की तस्करी हो रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मानना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, जिसे लेकर के आयोग ने कई अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने चेताया है कि यूपी के रास्तों से तस्करी की जा रही है, इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी के मुताबिक कोरोना काल से पहले कुछ मामलों को छोड़कर बड़ी तस्करी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन साल 2020 और 2021 में एक तस्करी की सूचना सामने आने लगी है। उन्होंने बताया है कि साल 2020 में 73 और 2021 में 50 बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया था, जिसकी सूचना के बाद जीआरपी ने मासूम को तस्करों के चंगुल से छुड़वाया था। दोस्तों
दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 75 साल के हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने 75 किलो का लड्डू काट करके जन्मदिन मनाया। मौके पर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी, क्योंकि अरसे बाद लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन पर पटना में हैं, जहां पार्टी की ओर से बिहार के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। इस अवसर पर लालू प्रसाद यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनके दाहिने साइड में तेजस्वी यादव बैठे दिखे, तो वहीं तेज प्रताप यादव बाएं साइड में दिखे। इस दौरान कार्यालय में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी। लालू प्रसाद यादव ने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच 75 किलो का लड्डू काटा और उन्हें खिलाया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है, उसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सड़कों पर गाड़ियों का लोड लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां इनमें कई ऐसी गाड़ियां भी हैं जो सड़क पर 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से चल रही है। जहां अब ऐसी गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा बिहार की अलग अलग शहरों में स्क्रैपिंग सेंटर खोलने जा रही है। जहां शुरुआती चरण में सरकार ने 18 सेंटरों को खोलने के लिए लाइसेंस जारी कर दी है। इनमें 4 सेंटर पटना में और अन्य 14 सेंटर बिहार के दूसरे शहरों में स्थापित किए जाएंगे। बताया गया है कि लंबे अरसे से गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए मांग की जा रही थी। राजधानी पटना के 4 उद्योगपतियों को स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का लाइसेंस मिलने के बाद उद्यमियों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 से 8 महीने में सेंटर खोलने का काम धरातल पर उतर सकेगा। जहां उनका कहना था कि वर्षों पुराने गाड़ियों के नियमित स्क्रैप करने में इससे मदद मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार सरकार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। इसी को लेकर के सरकार अब हर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार भागलपुर और बांका जिले को चमकाने जा रही है। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से इन दोनों जिलों के डीएम को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। ये जमीन आबादी से दूरी होगी और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए चिन्हित की जाएगी। जब जिलों में उद्योग लगेंगे तो फिर रोजगार के बम्पर अवसर भी खुलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा खाना खाने की शर्त लगानी हो तो फिर बिहार के कटिहार जिले में आप चले आइए। यहाँ एक ऐसा शख्स है जो बहुत खाना खाता है, जहाँ इतना खाना कि उसकी एक बीवी जब उसके पेट की भूख नहीं मिटा पाई तो फिर शख्स ने दूसरी शादी कर ली। जहाँ इस शख्स का नाम है रफीक अदनान। रफीक ना तो कोई जनप्रतिनिधि है और ना ही कोई सरकारी बाबू, लेकिन इलाके का हर कोई उन्हें अपने वजन और खुराक की वजह से जानता है। जहाँ कटिहार जिले में फेमस अदनान बुलेट से चलते हैं, क्योंकि कोई और बाइक उनके वजन को झेल ही नहीं सकती है। इलाके में उनको बुलेट वाला जीजा भी बुलाया जाता है। रफीक अदनान का वजन 2 क्विंटल है, यानी कि 200 किलो से भी ज्यादा है। रफीक का मोटापा इतना ज्यादा है कि जब वे अपनी बुलेट पर भी चलते हैं तो फिर वे पिचक करके लूना बन जाती है। अपने खान पान और मोटापे के कारण अब वो इंटरनेट मीडिया पर भी छाए हुए हैं। कटिहार के मनसाही प्रखंड के जयनगर के रहने वाले रफीक अदनान के खाने का मेन्यू भी बहुत बड़ा दिलचस्प है। महज 30 साल के रफीक एक टाइम भोजन में 3 किलो चावल खा जाते हैं। अब 3 किलो चावल खाने में कितनी दाल सब्जी लगेगी, ये सवाल तो पूछे ही मत। रफीक के मुताबिक वे रोटियां थोड़ी कम ही खाते हैं। हाँ, 4 से 5 किलो आटे की रोटियां इनकी खुराक में शामिल है। इनके साथ ही वे एक दिन में 3 से 4 किलो दूध के अलावा 2 किलो चिकन, मटन, 1.5 किलो सब्जी भी हजम कर जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि रफीक अदनान का पेट भरने के लिए एक बीवी इतना सारा खाना नहीं बना पाती थी, लिहाजा उसने दूसरी शादी कर ली। आलम यही कि घर में बना भोजन इतना भी नहीं बचता है कि जिससे उसकी दोनों बीवियां पेट भर करके खा सके। अदनान की खुराक इतनी ज़्यादा है कि पड़ोसी और उनके रिश्तेदार उन्हें किसी भी दावत में इनवाइट नहीं करते हैं। जहाँ लोगों का कहना है कि उनके पीछे का कारण उनकी भूख ही है। जहाँ सब जानते हैं कि अदनान कई आदमियों का खाना अकेले ही डकार जाते हैं, यानी कि खा जाते हैं। पेशे से अदनान व्यवसायी और 2 शादियां कर चुके अदनान के एक भी संतान नहीं है। जहाँ वहीं डॉक्टर के माने तो ये एक तरह की बीमारी है जिसमें लोग अधिक भोजन करते हैं। जहाँ ऐसा जांच के बाद ही पूरी तरीके से सामने आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। छठे चरण में नियोजित हुए 42,000 शिक्षकों को वेतन न मिलने से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। नियोजित हुए 42,000 शिक्षकों की कागजी प्रक्रिया जारी है, जिसके कारण उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद पहल की और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर के फैसला किया है कि नियोजित सभी शिक्षकों को वेतन राशि जारी कर दी जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार में सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रण में रखा है। जब विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधि व्यवस्था और शराबबंदी से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा है कि विधि व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे समय पर पूर्ण करें जिससे दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि रात्रि गश्ती, पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रत्नों के माध्यम से बीमारी की इलाज की पढ़ाई होगी। जब बिहार में पहली बार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विषय की पढ़ाई होगी। इस कोर्स के तहत विद्यार्थियों को हीरा, मोती, पन्ना, गोमेद सहित अन्य अलग अलग रत्नों का चिकित्सीय प्रभाव, रोगों की पहचान और रोगों के निदान में होने वाले उपयोग की शिक्षा दी जाएगी। जब विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिलिंग ने इस नए कोर्स को शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अलग अलग नए विषय में पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत योग, आयुर्वेदिक, फार्मेसी और मेडिकल प्लांट्स के कोर्स भी शुरू होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफ़र करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी खबर है। जब रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, इसके साथ ही कई ट्रेनों के रूट्स में भी बदलाव कर दिया है। जब रेलवे ने 13 जून से लेकर के 5 जुलाई तक कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन को करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रेलवे के अलग अलग जोन में चल रहे निर्माण और मरम्मत के काम की वजह से इन ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के रूट्स में भी इसी वजह से बदलाव किया गया है। जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों के रूट्स में बदलाव किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप लगातार फ़ोन पर सर्फिंग या फिर अलग अलग कामों के लिए उसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपनी इस आदत को कंट्रोल करना चाहिए। दरअसल रिसर्चर्स का कहना है कि फ़ोन पर अधिक समय बिताने से आपकी उम्र कम हो सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के एक्सपर्ट ने इस संबंध में एक रिसर्च किया था। इस रिसर्च का हवाला देते हुए छपी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और शरीर के अन्य प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव डाल सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि आंखों पर प्रकाश के संपर्क में आने से सर्केडियन लय बाधित हो सकती है और पुरानी बीमारी हो सकती है। चूँकि आंखें लगातार दुनिया के संपर्क में रहती है, इसीलिए अन्य अंगों की तुलना में उनकी प्रतिरक्षा सुरक्षा मजबूत होती है। जब ये बचाव हर दिन फ़ोन के माध्यम से भारी प्रकाश के संपर्क में आने के कारण अति सक्रिय हो जाते हैं तो फिर ये शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है। यही नहीं, ये अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई। जब बिहार के सियासी हलकों में अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जदयू कोटा के मंत्रियों ने नीतीश कुमार को योग्य बताना शुरू कर दिया। बिना दावेदारी के विपक्ष ने समर्थन दे दिया। नीतीश कुमार को सबसे योग्य बताकर के राष्ट्रपति पद के रेस में ला दिया। 4 महीने पहले फरवरी महीने में अचानक नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताया जाने लगा था। यह चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। उस वक्त नीतीश कुमार ने खुद इन अफवाहों पर विराम लगा दिया था, मगर अब जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई तो फिर एक बार फिर से इस पर चर्चा जोर पकड़ा है। सबसे पहले बिहार सरकार में जदयू कोटे से ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार का बखान करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि नीतीश कुमार में योग्यता है, मगर बार बार इस बात को दोहराते भी रहे हैं कि हम दावेदारी नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार की योग्यता बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, वे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की रखते हैं योग्यता, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता का सेवा करना चाहते हैं। जब तक जनता चाहेगी तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सेवा करेंगे। जदयू से ये अकेले नहीं, नीतीश कुमार कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी नीतीश कुमार को योग्य बताने की होड़ में है। जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे कोई नेता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उससे कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए संख्या का कोई मतलब नहीं है या किसी खास दल से भी मतलब नहीं है। कई बार ऐसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं जिनके पास संख्या कम थी। राजनीति में कुछ भी संभव है। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी नीतीश कुमार की योग्यता को लेकर के कसीदे पर रहे थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों साइबर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। यह साइबर ठग अब हद पार कर दी है। ताज़ा मामला बिहार के लखीसराय का है, जहां व्हाट्सएप अकाउंट पर डीएम की फोटो लगा करके पदाधिकारियों से ठगी की कोशिश की जा रही है। यह जानकारी के अनुसार कुछ पदाधिकारी इस ठगी के झांसे में आ भी गए। उन्होंने डीएम का अकाउंट जान करके अमेजन पर अकाउंट पर मोटी राशि ट्रांसफर कर दी। लखीसराय के डीएम के नाम पर पदाधिकारियों से ठगी का मामला उजागर होने के बाद समाहरणालय सहित अन्य कार्यालयों में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों को एक नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पर जो डीपी लगी है वह लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह की है और इसी नंबर से डीएम के नाम पर पदाधिकारियों से पैसे मांगे गए हैं। वहीं कुछ पदाधिकारियों को शक हुआ, जब एक कॉलर आईडी ऐप पर नंबर चेक किया गया तो फिर उसमें किसी और का नाम सामने आया है। जब इस बात की खबर डीएम संजय कुमार को लगी तो फिर उन्होंने पदाधिकारियों से सतर्क रहने की हिदायत दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर बिहार के अररिया से सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जहां घटना फारबिसगंज अररिया 4 लेन की ढोल बज्जा की है। मृतक तीनों युवक शुक्रवार की रात एक बाइक पर सवार होकर के किसी शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने तीनों को रौंद डाला, जिससे तीनों की ही वहीं पर घटनास्थल पर ही जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि इस सीजन लगभग समय पर मानसून सीमांचल के रास्ते प्रवेश करने का अनुमान है। जब पूर्णिया मौसम केंद्र प्रभारी एस.के. सुमन के अनुसार 13 से 15 जून के बीच मानसून सीमांचल के किशनगंज अथवा पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा। वहीं वैज्ञानिकों ने इस सीजन सामान्य अथवा सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश की उम्मीद जताई है। जहाँ वहीं इस बार प्री मानसून में पिछले 5 साल में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण वर्षा में पैटर्न में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून में 100 से 105% बारिश की उम्मीद ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्री मानसून सीजन के दौरान बारिश पर पड़ा है। प्री मानसून के सीजन में बारिश प्रभावित होने का असर मानसून के साथ साथ खेती और किसानी पर भी पड़ने लगा है। हालांकि इस मानसून अच्छी बारिश की भविष्यवाणी से किसानों की उम्मीद बढ़ी है तथा धान और खरीफ फसल के अच्छे उत्पादन की आस है। इस बार पिछले साल की तुलना में प्री मानसून सीजन के दौरान 180 मिलीमीटर कम बारिश हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्री मानसून में कम से कम 500 मिलीमीटर और मानसून में 2000 मिलीमीटर की बारिश बेहतर मानी जाती है। अगर प्री मानसून में 500 मिलीमीटर की बारिश होती है तो फिर जमीन का जलस्तर संतुलित रहता है, जहाँ खेतों की नमी बरकरार रहती है, जिसका फायदा किसानों को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मल्लिक द्वारा सब देने के बदले 50,000 रुपये मांग करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। यह विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गया है। यह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर के समस्तीपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में भी फोन आ गया है। जिला अध्यक्ष अबू तालिब ने कहा है कि राहुल गांधी के कार्यालय से फोन आया था, यह घटना की जानकारी मांगी गई है। एक कमेटी मामले की जाँच करेगी और राहुल गांधी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको बता दूं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई है। यह पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मल्लिक निलंबित हो चुके हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। यह जांच टीम की रिपोर्ट के बाद सिविल सर्जन ने यह कार्रवाई की है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में फैले एम्स के अलग अलग अस्पताल भरोसे का दूसरा नाम माने जाते हैं, लेकिन पटना एम्स के डॉक्टरों की लापरवाही से अब यहां इलाज कराने वाले लोगों के मन में संयम पैदा हो गया है। दरअसल पटना एम्स में सर्जरी कराने आई एक महिला मरीज के पेट में डॉक्टरों ने रुई छोड़ दी। इस महिला की सर्जरी बीते साल सितंबर महीने में हुई थी। 8 महीने बाद इस बात की जानकारी हुई है कि पेट में रुई छूटी हुई पड़ी है। जहां ऑपरेशन के 9 महीने के बाद जब महिला के पेट में दर्द होने लगा तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड टेस्ट के बाद ये बात सामने आई है कि पेट के अंदर रुई पड़ी हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का नाम पूजा कुमारी है और वह पटना के दानापुर में स्थित सगुना मोड़ की रहने वाली है। हैरत की बात यह है कि वह खुद मसूरी अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। क्राइम कंट्रोल को लेकर के की गई बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के अलावा मद्य निषेध विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल के साथ साथ शराबबंदी अभियान को सफल बनाने का टॉक्स दिया था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के नीतीश इतने नाराज दिखे कि आज उनका असर सुबह सवेरे देखने को मिला है। जब बिहार के जेलों में आज सुबह से छापेमारी
हो रही है। कई जिलों से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रशासन की तरफ से जिलों में छापेमारी की जा रही है। लखीसराय, नवादा, नालंदा जेल में आज तड़के प्रशासन की टीम छापेमारी की। यहां कैदियों के वार्ड में तलाशी ली गई। वहीं आरा जेल में भी छापेमारी की गई है। एसपी भोजपुर सहित जिले के कई आला अधिकारी के साथ एक साथ आरा मंडल कार्यालय में छापेमारी की। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 104 रुपये में बिक रहा है। सीमांचल मिथिलांचल की बात करें तो सीमांचल मिथिलांचल में पेट्रोल 108 रुपये से 110 रुपये के बीच में प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुजफ्फरपुर में 108 रुपये 5 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से, वहीं 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। जब पूर्णिया में 108 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल तो 95 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। भागलपुर में पेट्रोल 108 रुपये 28 पैसे और डीजल 94 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। गया में पेट्रोल 108 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आपको बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट और अन्य चीज़ें जुड़ जाने की वजह से इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक है। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि रोड मैप के सफल काम का फलाफल अब बिहार में तेजी से दिखने लगा है। इससे न सिर्फ रोजगार सृजित हो रहे हैं बल्कि खाद्य चीज़ों के उत्पादन में भी तेजी से बढ़ रहा है। मछली उत्पादन में बिहार जल्द आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि मछली उत्पादन में देश भर में बिहार चौथे स्थान पर पहुंच गया है। साल 2007-08 में बिहार में 2,88,000 टन सालाना मछली उत्पादन होता था। वहीं साल 2020-21 में बढ़कर के 7,82,000 टन हो गया है। इसी तरीके से बिहार में दूध उत्पादन में भी दोगुना हो गया है। जब 2007-08 में 57,07,000 टन दूध उत्पादन होता था, जो साल 2020-21 में 115,02,000 टन हो गया है। आसान नहीं होता है सदियों से सहने, दबे और हासे पर रहने की अपनी नियति मान चुके वंचितों को जगाना, उन्हें सम्मान होने का विश्वास दिलाना। ये वह मैसेज है जो आरजेडी की तरफ से पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव को उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। जब मैसेज में लिखी गई बातें साफ बताते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक सफल में उन दबे कुचले लोगों जो कि खुद हासे पर रहने को अपनी नियति मान चुके थे, उन्हें समाज में सम्मान होने का विश्वास दिलाया। आज भी ये सफर जारी है। लालू प्रसाद यादव आज 75 साल के हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव कल अपना 75वां जन्मदिन मनाया। करीब 5 साल बाद अपने समर्थकों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना 75वां जन्मदिन मनाया, बर्थडे। ने उन कामयाबी और नाकामयाबी के तमाम दौर देखे हैं। कभी जेपी आंदोलन में जेल गए, कम उम्र में सांसद बने, फिर बिहार की गद्दी पर भी बैठने का मौका मिला, केंद्र में मंत्री भी बने, एक सफल पार्टी के संस्थापक बने। आज भी लालू प्रसाद यादव राजनीति में ब्रांड माने जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चलती है। लालू प्रसाद यादव को गरीबों का नेता माना जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में दलित, पिछड़ों और समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने ऐसे वर्ग के लिए कई काम किए हैं। उनके शिक्षा से लेकर के उनके घर बनाने तक ऐसे ही कार्य के लिए वे गरीबों की मसीहा बन गए हैं। 1995 में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर पशुपालन विभाग में 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाले का आरोप लगा। ये वह घोटाला था जिसने लालू प्रसाद यादव की पूरी जिंदगी बदल दी। जब पहले मुख्यमंत्री का पद गवाया, फिर कई बार जेल भी जाना पड़ा। अब भी इस घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई है और लालू प्रसाद यादव 28 साल बाद भी इस घोटाले के दाग को मिटा नहीं सके हैं। इस घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव की छवि एक भ्रष्ट नेता की बन गई है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनाव आचार संहिता के एक मामले में शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पटना के एसपी एमएलए को विशेष कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने जमानत अर्जी दायर की थी। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आदि देव ने दोनों को 10,000 के 2 मुचलके पर बेल दे दिया है। आपको बता दें कि ये मामला 2010 के चुनाव प्रचार आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पटना सदर के तत्कालीन बीडीओ ने हवाई अड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों नेता दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 118 के 100 मीटर दायरे के
अंदर गाड़ी से लेकर के प्रवेश कर गए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर चार्जशीट दाखिल किया था। जहां उनके वकील शिव कुमार यादव ने दोनों की जमानत अर्जी पर बहस किया और उन्हें जमानत दिलाई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 बिहार के 11 शहरों की 325 परीक्षा केंद्र पर 23 जून को होगी। इसमें 1,91,929 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर की 1 बजे तक होगी। इसकी तैयारी तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री और भाजपा के नेता नितिन नवीन पर रांची में इकरा मस्जिद से मेन रोड के बीच में हमला हुआ। जहां दरअसल नितिन नवीन अपने मामा के 25वीं सालगिरह में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे और वहां से वे निकल करके जा रहे थे। इस बीच नमाज अदा करके लौट रही भीड़ जिससे पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने नितिन नवीन की गाड़ी को घेर लिया और उस पर पथराव कर दिया। जहां हमले में नितिन नवीन की गाड़ी के शीशे टूट गए। नितिन नवीन ने बताया है कि जब हमला हुआ तो फिर लोग काफ़ी आक्रोश थे। इसके हमले की वजह से उन्होंने गाड़ी में छिप कर के अपनी जान बचाई। इन पर जैसे ही हमला हुआ तो ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी वहां से भगाई और उन्हें उपद्रव वाले इलाके से बाहर निकाला। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन में भी दरार पैदा होता दिख रही है। जब बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने 2 प्रत्याशियों को विधान परिषद के लिए नामांकित किया है। हालांकि जेडीयू के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था। इसके बाद भी बीजेपी ने जेडीयू के दूसरे प्रत्याशी को समर्थन देकर के विधान परिषद जाने का रास्ता साफ किया है। लेकिन इस बात से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा काफ़ी खफा दिख रहे हैं। खफा इस बात से नहीं कि जेडीयू को एक सीट बीजेपी ने कैसे दे दिया, खफा बल्कि इस बात से है कि उसे कोई सीट क्यों नहीं मिली। जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी सरकार का हिस्सा है। अगर सरकार में कुछ बनता है तो फिर हिस्सेदारी हम पार्टी की भी है, लेकिन हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। इस बात से जीतन राम मांझी भी अवगत हैं। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए में जो हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर जेडीयू बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर रही है तो फिर चुनाव में मेहनत हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया था। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं। ये पैटर्न बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर एनडीए नेतृत्व नहीं चेता तो फिर ये खतरे की घंटी है। आगे ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि घर बैठे दुनिया भर की जगहों पर घुमा देने वाली गूगल मैप्स लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। रास्ता भटक जाने पर ज़्यादातर यूजर्स गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए गूगल मैप्स तरह तरह के फीचर्स को पेश करता रहता है। जब वहीं एक बार फिर से गूगल मैप्स पर एक खास तरह का नया फीचर आया है, जैसे यूजर्स जान सकेगा कि आसपास की हवा कितनी साफ़ है या नहीं। इस तरह का फीचर पहले से गूगल पिक्सल फ़ोन और नेस्ट हब्स में उपलब्ध है। हालांकि अभी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए इस खास फीचर्स को शुरू कर दिया है। जब गूगल मैप्स में हवा की शुद्धता जानने के लिए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स को एनेबल करना होगा। इसका इस्तेमाल एंड्रॉयड और iOS यूजर्स कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर के भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जगह जगह मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। भोजपुर में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। विरोध में अपनी अपनी दुकानें भी बंद रखी। जब बक्सर में भी मुस्लिम समुदाय ने डुमराव में मस्जिद के सामने नारेबाजी की और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। इन लोगों ने काला बिल्ला लगा करके नमाज भी अदा की। आरा शहर के गोपाली चौक के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर गए और रास्ता जाम कर दिया। ये लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम और जुलूस निकालने के पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि नमाज के समय से ही अपनी दुकानों को मुस्लिम समाज के लोगों ने बंद कर रखा था। कहा जा रहा है कि नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश जामा मस्जिद की ओर से मिला था। जब पुलिस कड़ी चौकसी बढ़ती रही, घुड़सवार पुलिस को भी गलियों में तैनात कर दिया गया। लगभग 10 से 12 हजार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे। सीवान में भी नमाज के बाद शहर में मुस्लिम समुदाय के व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। धीरे धीरे ये सूचना जैसे ही आम हुई तो जिले के सभी प्रखंडों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी गई। सीवान के 13 शहरों में मुस्लिम समुदाय द्वारा कानपुर घटना और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के मार्च निकालने की तैयारी थी। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में स्थित संकल्प कक्ष में विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस को कई टॉक्स दिए। यह कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए अनुसंधान का काम तेजी से पूरा किया जाए। यह प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 150 की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती में लिया जाए। जहाँ वही मद्य निषेध के संबंध में उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो या फिर किसी भी दल परिवार का हो, अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसे छोड़ना नहीं। कानून की निगाह में वे सभी बराबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी थानों का लैंडलाइन फोन काम करता रहे। रात्रि गश्त और पैदल गश्त में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।